नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सब लोगों की। पहले तो मैं आपसे सबसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे अपने लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे व्यूज़ उसमें हुए जो एक्सपेक्टेड था नहीं। एनीवे थैंक यू सो मच जो आप सबका प्यार इस तरह बना रहे हैं मेरे चैनल के लिए। और इस वीडियो को बनाने का एक मकसद था कि गाड़ी अभी सेकंड सर्विस से आई है और मैं आपको बताऊंगा कि जो इसकी फ़र्स्ट सर्विस है वो 1000 किलोमीटर पे होता है। उसमें एक रेंडमली टेक्निकल चेक्स होते हैं जहाँ पे स्विचेस, गियर वगैरह सब कुछ चेक करते हैं और कुछ खास इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाता है 1000 किलोमीटर की सर्विस में। और जो सेकंड सर्विस है 10,000 किलोमीटर में, उस वक्त इंजन की सारी गियर ऑयल, इसके बाद इंजन ऑयल, इसके बाद आपकी सर्विसिंग, ब्रेकिंग ऑयल सब कुछ चेंजेस किया जाता है। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। और ये गाड़ी सर्विस हुई थी मेरी 2 जनवरी को और उसी दिन सेम डे डिलीवर्ड। मैं रिनो की जो सर्विस है उससे मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि गाड़ी सर्विस के लिए पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ देती है ये। तो एक दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, तो मैंने बोला ओके डन है। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने 9:30 की टाइमिंग थी पिकअप। 9:30 को इनके जो सर्विस बॉय है वो घर पे पहुँचे, उन्होंने कार पिकअप किया और 3:30 का उन्होंने टाइम दिया था डिलीवरी इतने बजे को, और 3:45 को गाड़ी मेरे घर के पास था। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया। एक पंचुअल टाइम उन्होंने लेके चला कि इतना टाइम लगेगा गाड़ी पे, और एक्सपेक्टेड टाइम कस्टमर को दे रखा था कि गाड़ी इतने तक डिलीवर्ड हो जाएगा। और कमिंग टू दी पॉइंट कि गाड़ी पहले कैसे फ़ील होता था बिफोर सर्विस 10,000 किलोमीटर पे, और अब कैसा फ़ील हो रहा है। मैं जैसे आपको बता कर चुका हूँ कि मैं अपने होम टाउन गया था और 2500 अप एंड डाउन 5,000 किलोमीटर रन हो चुका था, और दिल्ली एनसीआर में चलते चलते ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। और अभी करेंटली रीडिंग है 10,099 किलोमीटर जो रनिंग है। और पहले जब 7,000 8,000 तक जब गाड़ी पहुंचा था तो क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी की इंजन पूरी तरह से खुली नहीं होती है ना, वो अभी भी स्टिफनेस वाली फीलिंग रहता है हमेशा आपको, और थोड़ी जाम सा पिकअप में। नया इंजन है, ऑब्वियसली बात है, हर एक इंजन के साथ है, ये थोड़ा सा फील रहता है आपको। ब्रेकिंग में भी वेल एंड गुड था, कोई दिक्कत नहीं था वैसे, लेकिन अब थोड़ा बेटर हो गया है। और बाकी इंजन की तरफ से जो एक जब नया इंजन होता है ना तो उसके साउंड अलग रहता है, वो स्मूथनेस में नहीं होता, वो थोड़ा सा रफ साउंड करता है जब भी आप पिकअप लेके चलते हो। वो सारी चीज़ें थी बिफोर सेकंड सर्विस। इसके बाद आपको जैसे कि ईयर के जो टायर प्रेशर थे वो मेंटेन हुआ है इनका। इसके बाद ऑब्वियसली गाड़ी तो क्लीन होती है हर एक सर्विस पे। इन छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं, 4-5 चीज़ें थी जो मुझे बिफोर सेकंड सर्विस से शिकायतें नहीं कह सकते, मेरे ऑब्जर्वेशन थे उसके तरफ में। बट सेकंड सर्विस के बाद इन्होंने गियर ऑयल चेंज किया, इन्होंने मास्टर ऑयल चेंज किया, ब्रेक ऑयल चेंज किया, इंजन ऑयल है ना, इन सारी चीज़ को चेंज करने के बाद एयर फिल्टर, ये सब इन्होंने चेंजेस किए हुए हैं। ये पार्ट्स क्लीन नहीं हुए। ये लोग क्या करते हैं सेकंड सर्विस में सारे पार्ट्स वगैरह रिप्लेस कर देते हैं, जो भी कंपनी से इंस्ट्रक्शन इनको दिया जाता है सेकंड सर्विस पे। और इन सारे चेंजेस होने के बाद मानोगे नहीं, इंजन का जो साउंड है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। मतलब जो साउंड मुझे केबिन से पहले स्टार्ट करते हुए सुनाई देता था, वो साउंड आजकल मुझे फील नहीं होता। मैं इसको आफ्टर सर्विस 200 किलोमीटर चला चुका हूँ और वो साउंड मुझे फील नहीं है बिल्कुल भी, है ना। मुझे केबिन में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मेरी इंजन अभी ऑन है। और ब्रेकिंग तो इन्होंने बिल्कुल ब्रेकिंग पहले से ही था अच्छा, तो और थोड़ी और बेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इसका मास्टर ऑयल चेंज हो जाता है ब्रेक के लिए, राइट। टायर का एयर प्रेशर इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, क्लीनिंग्स होती है इस पर। इसके बाद आपके वाइपर्स में इन्होंने एक जेल फॉर्म की लिक्विड ऐड करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं उस पर, है ना, और ये आमतौर पे हर गाड़ी पे होता है। बट जब आप सर्विस पे देते हो तो इनके पास एक जेल क्लीनर होता है जिसपे वो एक फॉर्मिंग वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप जब भी आप वाइपर यूज़ करोगे, उस पानी को यूज़ करोगे, तो एक झाग सा मिलेगा आपको वाइप स्क्रीन को। उससे क्या होता है कि स्क्रीन की विजिबिलिटी और क्लियर हो जाती है, जो भी डस्ट वगैरह होता है, धूल वगैरह होता है, वो एक वन गो में क्लीन हो जाता है। ये सारी चीज़ें दी। और
सेकंड सर्विस की अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हो तो जो आफ्टर 10,000 की सर्विस पे आपको कॉस्टिंग पड़ती है समथिंग अराउंड 5300 के आसपास, राइट। बट मेरे रनिंग थोड़ी सी कमी थी, तो आई थॉट कि जो नॉर्मल इंजन ऑयल है मैंने उसी को कैस्ट्रॉल की यूज़ किया, जो ऑलमोस्ट नॉर्मली आता है 1250 1300 के आसपास। और उस ऑयल के साथ आपको सेकंड सर्विस आप कराना चाहते हो विथ ऑल थिंग्स सेम, 3700 मुझे पड़ा आफ्टर डिस्काउंट, ऑलमोस्ट 3900 का कॉस्टिंग था। बट मैंने उनके जो कार एडवाइज़र है उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको हम आई डोंट नो कि किस लेबर चार्ज तो फ्री है, किस पर्टिकुलर पार्ट्स पे उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, जो मुझे 3700 का पड़ा, 200 रुपीज़ उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया हुआ है। अगर आप जितने भी ड्राइवर्स ऑनर्स है जो फर्स्ट परचेज़ है और सेकंड सर्विस होना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप सिंथेटिक गियर ऑयल पे जा सकते हो। सिंथेटिक गियर ऑयल पे जाने के एक बेनिफिट है कि आपकी इंजन की जो माइलेजेस है वो कहते हैं ज़्यादा हो जाता है, बट मेरी गाड़ी वैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, आई डोंट थिंक कि माइलेज इम्प्रूव होती होगी उससे। बट वो एक ही इंजन थोड़ा सा बेटर हो जाता है और उसके लाइफ बढ़ जाता है सिंथेटिक ऑयल के साथ। बट हमने कौन से 20 साल चलानी है गाड़ी, तो तो इसी सारी कंडीशन को देख के फिर मैंने नॉर्मल ऑयल ही प्रेफर किया, क्योंकि इससे पहले भी नॉर्मल जो इंजन ऑयल था वही यूज़ हो रहा था, तो मुझे कोई शिकायत उसमें महसूस नहीं हुआ। तो मैंने उसको कहा कि मेरी गाड़ी पे सेकंड जो नॉर्मल ऑयल है वही ही यूज़ करे, तो उससे मुझे 3700 के आसपास 3740 आई बिलीव, तो सर्विस कॉस्ट पड़ा 10,000 किलोमीटर पे सर्विस पे। अगर आप सिंथेटिक पे जाते हो तो 50 to 5300 रुपीज़ आपको इतना कॉस्टिंग पड़ेगा। तो अभी मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ बाय द वे, तो ध्यान वगैरह इधर उधर हो सकता है, डायरेक्टली कैमरे पे मैं देख के प्रॉपरली नहीं बात कर पाऊँगा आपसे। तो ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन है आफ्टर सेकंड सर्विस। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और सेकंड सर्विस पे क्या होता है कैसे होता है, आप इस बातों का ध्यान रखिए। अगर आपके एरिया में कार पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ है, कोविड वैसे ही बढ़ा हुआ है भाई लोग, है ना, आप प्रेफर कम ही करो बाहर निकलना, अनलेस एंड कोई ज़रूरी ही काम ना हो घर की तरफ से या आपकी पर्सनल तरफ से। तो मुझे भी ये ऑप्शन सही लगा अभी, तो मैंने इसको ऑप्ट किया हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाऊंगा जहां आपकी इसकी रनिंग कितनी है और अभी मुझे माइलेज कितना शो कर रहा है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था, जैसे अभी आप मेरे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में देखोगे तो इस वक्त गाड़ी चल चुकी है 10,000 किलोमीटर 106, और ट्रिप इतनी है। माइलेज अभी भी फ़िलहाल मुझे ऑन सिटी 13.1 ही है, और हाईवे पे अभी मैं लेके नहीं गया, पॉसिबल है शायद थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। जो भी अपडेट्स होगा, जैसे भी मुझे माइलेज की इम्प्रूवमेंट मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके लिए। और इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहिए। और इस वक्त मैं दिल्ली की रिंग रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, सुबह का समय है, और इन सारी भीड़ भाड़ में आपको एक अलग फीलिंग देता है ये गाड़ी। और इन्होंने इस बार तो एक स्टिकर ऐड कर दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जहां इन्होंने एक बैजिंग मेंशन किया कि इंडिया 7 सीटर सेफेस्ट कार, और ये बिल्कुल सही है। और ग्लोबल एनकेप जो टेस्ट होता है गाड़ियों की सेफ्टी के लिए, और उस सेफ्टी टेस्ट में इस गाड़ी ने आउट ऑफ 5 4 स्टार क्लेम किया हुआ है। और बहुत ही अच्छी बात है, 4 स्टार होना मतलब एक सेफ्टी मेजर्स को बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन करना कहा जाता है कार प्लेटफॉर्म पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आज के डेट में सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ही पीछे हैं, है ना। वो गाड़ी दिखने में तो बहुत आपको फैंसी लगेंगे, बट उन गाड़ियों पे जब इम्पैक्ट होता है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी, तो बहुत मेजर डैमेज होने का चांसेस रहता है। जो पैसेंजर है उसको, जो ड्राइवर है उसको, है ना, गाड़ी में तो चोट आती ही है। तो आप लोग जब भी कार प्रेफर करो, नए परचेज जब भी लेना चाहो, तो आप हमेशा उस कार की सेफ्टी रेटिंग्स को ध्यान रखें। एक बार इसको रिकन्सिडर करें कि कल को अगर आपके साथ कुछ इम्पैक्ट होता है तो आप कितने सेफ़ हो उस कार पे,
है ना। आए दिन पूरे इंडिया में अगर आप इसकी क्या कहते हैं ट्रैक निकाल के देखो कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो मोर देन एक साल में 3 से 4 लाख कार एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जानें जाती है आज के टाइम पे। और ऑब्वियसली बात है कि लोग ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हैं। जहाँ तक आप सेफ्टी बरत रहे हो, कोई और नहीं बरत रहा है, तो उसी चक्कर में क्या होता है कि इम्पैक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप हमेशा ध्यान रहे, इस चीज़ को कंसिडर करें। और मुझे बड़ा सेफ्टी फील होता है इस गाड़ी को जब भी ड्राइव करता हूँ, कि मुझे पता है कि कल को कुछ भी मिस हैपनिंग हो, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, बट हो तो ये गाड़ी मुझे उन सारे इम्पैक्ट से बचा के रखे। और अभी मैं ड्राइव करते आ रहा था, घर से निकले हुए कुछ समय ही हुआ था, और मेरे घर के पास 2-2.5 किलोमीटर पे एक रेड लाइट है। एक मज़ेदार चीज़ हुई मेरे साथ, बहुत लोगों के साथ होती होगी, और मज़ेदार तो उसे नहीं कह सकते हैं, बट मुझे काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आई उस इंसिडेंट से कि मेरे रेड लाइट पे हम खड़े थे, और छोटी सी बच्ची 6-7 साल की होगी, है ना, बेटी, और हाथ में कपड़े लेके। आप अक्सर इन बच्चों को रेड लाइट पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये गाड़ियाँ साफ़ करती है, शीशे वगैरह साफ़ करते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं इसके अगेंस्ट में। तो कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं देते। तो वैसे ही मैं किसी गाड़ी के पीछे खड़ा था, तो उसने क्लीन किया गाड़ी, और उन्होंने, उस बच्चे ने मांगे होंगे कुछ पैसे, मुझे दे दो, तो उन्होंने नहीं दिया। गाड़ी निकले तब तक रेड लाइट ग्रीन हो चुका था। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जिस पर्स निकाला उसमें से 10 रुपये निकाल के मैंने उसको दे दिए, जबकि उसने मेरी गाड़ियों में क्लीन भी नहीं किया हुआ था। तो वो 7 साल की लड़की, ठंड एक तो, हाँ, नंगे पाँव, और कपड़े शरीर में कम, उसके बावजूद भी वो गाड़ियाँ साफ़ कर रही है, 2 वक्त की रोटी के लिए कमा रही है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इन बच्चों को देख के। तो 10 रुपये उनके लिए मेरे लिए कोई इतनी मायने नहीं रखेगी, बट उसके लिए शायद एक वक्त का खाना, या कुछ भी कह सकते हो, 2-2 पैसे जोड़ के वो 2 रोटी की रोटी खा सकते हैं। तो एक ब्रॉड सी स्माइल आई उस लड़की की चेहरे पे, और उसने मुझे बोला थैंक यू भैया। तो मुझे वो एक्सप्रेशंस उससे इतनी अच्छी लगी कि एक मन में ना जो फीलिंग थी मेरी, वो एक सडनली चेंज हो गया उसके प्रति। और मैं बिल्कुल एक स्माइल करते हुए उस रेड लाइट से निकल के चला गया। और तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो मेरी इन सारी बातों का एक ही कहना चाहूँगा कि शायद आपको हर वक्त मौका ना मिले किसी की मदद करने का, क्योंकि इस वक्त जो हालात है हमारे देश में और संसार में, कि सबको मदद की ज़रूरत है ना। हर कोई अपनी चीज़ों से जूझ रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, पेंडेमिक फैला पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है हर घर पे। तो इस वक्त कोई है नहीं जो एक दूसरे को मदद कर पाए फाइनेंशियली चीज़ों में। बट जब भी आपको मौका मिले, चाहे छोटे छोटे बच्चों को कभी मिल जाए या रेड लाइट पे मिल जाए, बिना क्या कहते हैं ग्रेटिट्यूड लिए, बिना क्रेडिट लिए, ये बिना सोचे कि इन पैसों से वो क्या करेंगे, या इन पैसों को वो किसी होते हैं रेड लाइट पे चलाने वाले बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे गिरोह जो बच्चों को काम पे लगाते हैं और उनसे पैसा। ऑब्वियसली बात है, मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ, मैंने भी देखा हुआ है। बट अब हर वक्त इस चीज़ के लिए ट्रू नहीं होती ये बातें। माइट भी वो सिचुएशन उस बच्चे के साथ ना हो जो आज मुझे टकराया, तो मैंने अननोइंगली मैंने उसको निकाल के 10 रुपये दे दिया। अब आई डोंट नो उस पैसे को वो जोड़ के दिन का खाना के लिए इंतज़ार करती है, खाएगी या किसी को जाके देगी। बट जब भी मौका मिले ना आपको लाइफ में किसी की मदद करने के लिए, आप करिए, है ना। और आपको जीवन में जो भी फल मिलेगा ये आपके कार्य पे ही निर्भर करता है। तो अच्छे कामों के लिए अच्छे फल भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। मौसम ठंड हो रहा है और ज़रूरतमंदों को दीजिए। अगर आपके पास पुराने गर्म कपड़े हैं वो आप दे सकते हो। मेरी तरफ से तो बहुत प्रवचन है ये सब चीज़ों के ऊपर, तो आप इतनी चीज़ों को
तरह आप मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स हिट करते रहिए। जो भी आपकी क्वारीज है ड्राइवर से रिलेटेड आप मुझे पिंग कर सकते हो, और मैं जितनी कोशिश है, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। तब तक अगले नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।